So students, today we are going to discuss about the respiratory system. अब जो भी हमारे पास सिस्टम होता है उस सिस्टम की हमारे पास होती है 5 अप्रोचेस। जैसा कि उसमें हम सबसे पहले एम्ब्रियो को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एनाट को डिस्कस करते हैं उसी सिस्टम की, उसके बाद फिजियोलॉजी को डिस्कस किया जाता है, उसके बाद पैथोलॉजी को, और लास्ट में हम फार्माकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। और जो आपकी फर्स्ट एड की बुक है, मैंने आपको कई दफा कहा हुआ कि बच्चों ये आपकी 60 to 70% जो मेडिसिन है ना, ये बुक आपकी वो मेडिसिन को भी कवर करती है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी मेडिसिन के लिए भी आपको काफी ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। जो आपने एडिशनल चीज एनआरई के लिए पढ़नी होगी उसके लिए आपने सर्जरी और ईएनटी आपने एक्स्ट्रा पढ़नी होगी। बाकी सारा कुछ हमने यहाँ पर पढ़ लेना, यहाँ हमें पीड्स थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ोगे। ठीक है, इस हिसाब से ये फर्स्ट एड हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कि सर जो हमारे पास जो भी हमारा ऑर्गन होता है उस ऑर्गन की फंक्शनिंग को, उस ऑर्गन की पैथोलॉजी को या उस ऑर्गन की फिजियोलॉजी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो जो ऑर्गन है वो बनता कैसे है। जब हमें उस ऑर्गन की ऑर्गोजेनेसिस या उसकी फॉर्मेशन का पता होगा तो उसके ऊपर उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना या उसके फंक्शन को पढ़ना हमारे लिए आसान होता है। क्योंकि जो बेस बिल्कुल हमारे पास जो स्टूडेंट्स है ना वो पता क्या करते हैं, वो फिजियो से स्टार्ट कर लेते हैं या पैथो से स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों आपको उतनी आपकी पैथोलॉजी उतनी कभी भी अच्छी नहीं होगी जब तक आपको फिजियो नहीं आएगी। फिजियो आपको कभी भी नहीं आ सकती जब आपको अच्छी फिजियो नहीं आ सकती जब तक आपको एनाटमी नहीं आएगी। एनाटमी आपकी कभी भी अच्छी नहीं होगी जब तक आपको स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन का ना पता होगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम एम्ब्रियो से स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता नॉट फिजियोपैथो की तरफ चलते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सर सबसे पहले जो हमारे पास है लंग्स होते हैं, लंग्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कैसे होती है। तो बच्चों सबसे पहले एमसीक्यूज है कि जैसे हमने हार्ट के अंदर भी बात की थी कि जो आपका हार्ट है ये दैट इज अ फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इनटू योर बॉडी। हार्ट क्या था, वो फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होता है जो 4th वीक के अंदर पंप करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह बच्चे जो आपके पास लंग्स होते हैं, लंग्स की जो फॉर्मेशन होती है, लंग्स फॉर्मेशन ये भी हमारे पास स्टार्ट होती है किस वीक के अंदर सर? लंग फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द 4th वीक, starts in 4th week of embryogenesis। कि जब हमारे पास एम्ब्रियो की आगे जेनेसिस हो रही होती है तो जो 4th वीक जैसे स्टार्ट होता है तो हमारे पास लंग्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर हार्ट की भी तो फॉर्मेशन हमारे पास मतलब कि 4th वीक से स्टार्ट हुई थी, लंग्स की भी 4 वीक से स्टार्ट हुई है, तो फिर हम हार्ट को क्यों कहते हैं कि वो जो हमारा हार्ट होता है वो 4th वीक मतलब फर्स्ट ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। बच्चों हार्ट आपका फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन होता है जो 4th वीक में बनता है। वो फंक्शनल जैसे वो बनता है ना, जैसे हमने कहा था हार्ट ट्यूब बनती है, बच्चों को पंप करना शुरू कर देती है। लेकिन जो आपकी यहाँ पर इनका जो फंक्शन है ये वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। जो आपका कंप्लीट लंग फंक्शनल होता है ना, कंप्लीट, वो बच्चा जब 8 साल का होता है ना तब उसका जो लंग्स होता है वो कंप्लीट फंक्शनल होता है। जैसे मतलब पहला साल होता है वो 50%, 60, 70, 80%, तो जैसे बच्चा 7 या 8 साल का होता है ना फिर उसका जो कंप्लीट लंग्स होते हैं ना वो तब काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब हमें दूसरी बात पता है कि सर जो हमारे पास जर्म्स लेयर होती है, ये पहला एमसीक्यू था ऊपर, जितने भी हमने ऑर्गन्स पढ़े थे चाहे वो आपका हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, स्किन है, मस्कुलोस्केलेटल टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ऑल टिश्यूज ऑल ऑर्गन्स स्टार्ट फ्रॉम आपकी जो ये गैस्ट्रिक लेयर्स हैं, स्टार्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ योर और जब भी आपने बच्चों एम्ब्रियो स्टार्ट करनी होगी ना हमेशा आपने इन 2 जर्म्स लेयर से स्टार्ट करनी होती है। इसमें ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं एपिब्लास्ट। क्या कहा सर जाता है ऊपर आवाज वाली लेयर आपकी को? स्टक कर रही है। ऊपर वाली लेयर को आपने एपिब्लास्ट कहना है और नीचे वाली जो लेयर है उसको आपने हाइपोब्लास्ट कहना है। एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। बच्चों सबसे पहले तो ये जो 2 लेयर्स हैं जिसको हमने एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कहा था, इनको कहा जाता है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी आपके ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होनी होती है ना वो इन लेयर्स से होनी होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द जर्म लेयर्स। अब इन जर्म लेयर्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, इन 2 लेयर्स को डिवाइड कर देते हैं मजीद 3 लेयर्स के अंदर। क्योंकि हमें हमारे जो ऑर्गन की सिंथेसिस है ना वो 3 लेयर्स के अंदर होती है, या वो 3 हम कहते हैं कि 3 कैटेगरीज के अंदर होती हैं। कि कुछ हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम पहले हमने अंदर वाले स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, फिर हमने उनके जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बनाने होते हैं, फिर जो लास्ट पे होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जहाँ
जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है उनकी फॉर्मेशन करवानी होती है। तो उसके लिए बच्चे हमारे पास जो 2 लेयर्स होती हैं वो इनफ नहीं होती। तो इन 2 लेयर्स को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है 3 लेयर्स के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गैस्ट्रोलेशन। द कन्वर्जन ऑफ 2 layers into the 3 layers is called the gastrulation। अब ये बहुत मतलब कि लंबा चौड़ा ये सिस्टम है गैस्ट्रोलेशन की, उसकी लेयर से नोटोपोड क्या होता है वो, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है फिलहाल। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव के अंदर हम इसको मजीद देखेंगे। हमें यहाँ पर जो बिल्कुल बेस से हमने स्टार्ट करना, उसके लिए आपको जर्म स्टेज का पता होना चाहिए, और जर्म स्टेज से जो आपके गैस्ट्रिक लेयर्स होती हैं आपको उन गैस्ट्रिक लेयर्स का पता होना चाहिए। यहाँ पर प्रोसीजर होता है सर गैस्ट्रोलेशन, गैस्ट्रोलेशन मैकेनिज्म। अब ये जो गैस्ट्रोलेशन मैकेनिज्म होता है ये क्या करता है, आप इन 2 लेयर्स को डिवाइड कर देता है 3 लेयर्स के अंदर। वो 3 लेयर्स कौन सी है सर, सबसे पहले एंडोडर्म, सबसे पहले कौन सी आपने याद रखनी बच्चों, एंडोडर्म। द मिडल वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ योर हार्ट, ऑफ योर बॉडी, दैट इज द मेसोडर्म, एंड द आउटर मोस्ट इज द एक्टोडर्म। तो ये हमारे पास आती है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म बच्चे ये जो 3 लेयर्स है ना, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, हमारी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स बनने होते हैं ना वो इनसे बनते हैं। इसलिए जो एंडोडर्म से जितने स्ट्रक्चर्स बनते होते हैं वो हम मेमोराइज करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मेसोडर्म से जितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो हम मेमोराइज करेंगे, एक्टोडर्म से जितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं हम वो वाले मेमोराइज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको, हमने सीवीएस पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था कि जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म आपके हार्ट की फॉर्मेशन के अंदर आपको हेल्प करती है। मेसोडर्म को हमने आगे डिवाइड भी किया था ना, पैरा एक्सियल लेयर था, फिर इंटरमीडिएट लेयर थी, फिर इसकी जो लेटरल प्लेट थी, फिर लेटरल प्लेट को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स के अंदर, एक सोमैटिक लेयर थी, एक स्प्लैंक्निक लेयर थी। उसके अंदर जो स्प्लैंक्निक लेयर था हमने कहा था कि ये सर हार्ट ट्यूब बनाने में हमें हेल्प करती होती है। तो इस मेसोडर्म के बच्चे आपने 3 स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं कि सर मेसोडर्म को हम डिवाइड करते हैं मजीद 3 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले जो अंदर वाला बिल्कुल यहाँ पर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पैरा एक्सियल मेसोडर्म, पैरा एक्सियल मेसोडर्म। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और फिर सबसे लेटरल पे आता है लेटरल मेसोडर्म, लेटरल मेसोडर्म। अब ये जो लेटरल मेसोडर्म है, ये जो इसको लेटरल प्लेट मेसोडर्म भी कहता है, इसको बच्चों 2 लेयर्स इसकी मजीद होती है। एक होती है सोमैटिक लेयर, सोमैटिक लेयर, और एक हमारे पास होती है स्प्लैंक्निक लेयर। कौन सी, स्प्लैंक्निक लेयर। और ये जो बच्चों बेसिक एम्ब्रियोलॉजी मैंने अभी आप तक आपको बताई है ना, ये जितने भी आपके सिस्टम्स होते हैं सबके अंदर सिमिलर ही होती हैं, सबके अंदर इसी तरह की जो एम्ब्रियोलॉजी होती है वो हमने स्टार्ट के अंदर पढ़नी होती है। तो अगर आप एक दफा भी याद कर लोगे तो आगे आपको समझने में ना आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर एंडोडर्म, मेसोडर्म है, और हमारे पास होगी एक्टोडर्म। ठीक है, अब सबसे पहले कोई मुझे बताएगा कि सर जो हार्ट की फॉर्मेशन करवाई थी वो मेसोडर्म की कौन सी लेयर से करवाई थी हमने? जी, हार्ट की फॉर्मेशन मेसोडर्म के किस पार्ट से हमने करवाया था? वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी, तो मेसोडर्म की जो स्प्लैंक्निक लेयर थी बच्चों, इसकी फॉर्मेशन करो, इसने हमें हेल्प की थी हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन के अंदर। और फिर हार्ट ट्यूब से फिर हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए, तो वो उस डिफरेंट स्ट्रक्चर से फिर हमने हार्ट की फॉर्मेशन करवानी थी। लेकिन आज हमने लंग्स की फॉर्मेशन करवानी है। अब लंग्स की फॉर्मेशन बच्चों आपने कैसे याद रखना है, हमारे पास यहाँ पर लंग्स के अंदर फॉर्मेशन के अंदर ना एक लेयर इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पर लेयर्स होती हैं 2 इन्वॉल्व। एक लेयर हमारे पास जो एंडोडर्म होती है, और जो दूसरी आपके पास मेसोडर्म है। ये जो दोनों लेयर्स हैं बच्चे ये इन्वॉल्व होती हैं आपके लंग्स की फॉर्मेशन के अंदर। अगर एक आपको जनरल सा मैं पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना, तो बच्चों एंडोडर्म से अगर आपने याद रखना है तो आपने याद रखना है एंडोडर्म चूंकि सबसे इंटरनल लेयर है ना, तो आपकी बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है, जैसे आपकी कैविटीज होगी, जैसे कि आपके ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होगी, जैसे कि एंडोथेलियल लेयर्स होगी, तो जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं ना वो एंडोडर्म से बनते हैं। इसके अलावा उन इंटरनल पार्ट से जो मीडिएट वाले होते हैं, जैसे आपके मसल्स हो गए, जैसे आपके पास ऑर्गन्स हो गए, जैसे आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, उन तमाम की फॉर्मेशन करवाती है मेसोडर्म। फिर बात आती है सबसे आउटर। देखो सबसे आउटर ले आपको क्या नजर आती है सर? स्किन, और हमें ब्रेन नजर आता है। तो स्किन और ब्रेन की जो फॉर्मेशन है वो आपकी एक्टोडर्म करवाती होती है। तो ये चीज आपने सिंपल सी याद रखनी है। अब आते हैं सर लंग्स की तरफ, कि लंग्स की फॉर्मेशन सर किन लेयर से होती है? उसमें आपने बच्चों याद रखना है, एक तो मेसोडर्म हमारे पास इन्वॉल्व होती है, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये दोनों लेयर्स आपको हेल्प करती है आपके कंप्लीट लंग्स की फॉर्मेशन के अंदर। अब देखो हमारे पास लंग्स के अंदर आप देखो ये क्या होता है सर, ये पूरा रिस्पायरेटरी ट्री हमारे पास होता है।
रिस्पिरेटरी ट्री के अंदर हमारे पास ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, सबको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और इन सब के अंदर क्या होगी, एंडोथेलियल लेयर्स होंगी, इन सब की इंटरनल लाइनिंग्स होंगी। अगर मैं लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा जूम करूँ ना, इस पार्ट को, ये ब्रोंकाई को, तो इस ब्रोंकाई को जूम करो तो देखो बच्चों, ये जो अंदर वाली लेयर है इसकी, एंडोथेलियल लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उन ये जो अंदर वाली लेयर्स होंगी ना, इंटरनल लाइनिंग्स होगी, इनकी फॉर्मेशन को आती है एंडोडर्म। और इसके बाद जो आपके एलोविलाई हो गए, आपके पास म्यूकस ग्लैंड्स हो गए, आपके लंग का पैरेन्काइमा हो गया, आपके लंग का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, उसकी फॉर्मेशन को आती है मेसोडर्म की स्प्लैंक्निक लेयर। ठीक है, यहां तक सर हमारे पास हो गया क्लियर। अब आते हैं कि बच्चों इन ये सर जो हमारे पास लंग्स होते हैं, इन लंग्स की फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होती है, सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, अब कहां से बनता है वो हमें आइडिया हो गया। अब एम्ब्रियोलॉजी बच्चों आपका 3D स्ट्रक्चर होता है, वो 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर हम ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही साइड से देखते हैं कि वो किस तरह जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब अगर हम इनको सिंपल से स्टार्ट करें, ऊपर हमारा क्लियर हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है, मेसोडर्म, मेसोडर्म की स्प्लैंक्निक लेयर, 2 लेयर्स इन्वॉल्व होती है, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म आपके लंग्स की फॉर्मेशन करवाती होती है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा एमसीक्यू क्लियर हो गया। अब किस तरह करवाते हैं वो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले बनती है इंटरनल ट्यूब, एक पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हमने कहा था कि सर 3 लेयर्स हैं, जैसा कि सबसे अंदर वाली एंडोडर्म होगी, सबसे आउटर मेसोडर्म होगी, और सबसे लास्ट होगी एक्टोडर्म। अब बच्चों स्टार्ट के अंदर जो आपको एम्ब्रियो होता है ना, वो कुछ इस तरह का नजर आता है, अगर आप इसको नोटिस करो ना, तो स्टार्ट के अंदर जो एम्ब्रियो होता है ना, वो हमें ऐसा नजर आता है, इस तरह ट्यूब लाइक। अब इस ट्यूब लाइक एम्ब्रियो की हम करते हैं जरा 3 पार्ट्स, बिल्कुल ऐसा नहीं होता 3D स्ट्रक्चर होता है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ हम सिर्फ 2D ड्रा कर सकते हैं, मतलब जैसे किसी चीज को काट के हम देख रहे होते हैं ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो बच्चों इसके होते हैं 3 पार्ट, सबसे जो 4 पार्ट होता है आगे वाला, उसको कहते हैं फोरगट, दरमियान वाला हमारे पास क्या होता है मिड गट, और सबसे लास्ट होता है हाइंड गट। ठीक है, और ये जो डिफरेंट फोर गट है, मिड गट है, हाइंड गट है, इनसे फिर आगे क्या करते हैं जेआईटी के अंदर हम पढ़ेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे कि अगर हाइंड गट है तो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट्स हो गए, मिड गट है तो एसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक वाला पार्ट हो गया, जो फोर गट होगी ना। अब ये फोर गट वाला जो बच्चों एरिया है ना, देखो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ कि एक्चुअली में इस फोरगट वाले एरिया के अंदर क्या फॉर्मेशन हो रही होती है, और उस फॉर्मेशन का हमारे लंग्स की फॉर्मेशन से के साथ क्या ताल्लुक होता है, उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चे फोरगट के मैंने थोड़े से पोर्शन को क्या किया, यहाँ पर जूम आउट किया, जब मैंने जूम आउट किया तो मुझे कुछ इस तरह का वहां पर ना बर्ड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, यहाँ पर इस एरिया के अंदर क्या नजर आता है सर, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है। तो बच्चों ये जो आपको बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये है आपकी फोरगट, ये फोरगट, ये क्योंकि गट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये है फोरगट। अब इस फोरगट की क्या होंगी, 3 लेयर्स होंगी, वो 3 लेयर्स भी मैं आपके लिए ड्रा कर देता हूँ, एंडोथेलियल, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, ये 3 लेयर्स होंगी। अब बच्चों इस फोरगट के अंदर ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्रोथ फैक्टर्स एक्ट करते हैं, जैसे प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर हो गया, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हो गया, मतलब इस तरह के जो डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ना, वो एक्ट करते हैं इस फोरगट के ऊपर। जैसे वे इस फोरगट के ऊपर एक्ट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास डेरिवेशन होती है, एक स्ट्रक्चर यहाँ से निकलता है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं लंग बड। जैसे अगर इसको हम देखें तो स्टार्ट के अंदर जो सर फोरगट बनी हुई है, इस फोरगट से हमारे पास एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप देख रहे हो ना पोटैटो के ऊपर वो बर्ड बने होते हैं, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वहां से निकल आता है, इसी तरह आपकी इस फोरगट से क्या निकलता है, एक गट लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है इस तरह का। अभी इस गट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर भी तीनों लेयर्स होंगी, एंडोडर्म भी होगी, मीजोडर्म भी होगी, और इसके अंदर क्या है सर, ये एक्सटर्नल एक्टोडर्म भी है, ये तीनों लेयर्स ऑलमोस्ट इसके अंदर। तो बच्चों जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपके इस फोरगेट से ड्राइव होता है, दैट इज इनटू योर, मतलब कि ये जो थ्रेसिक वाला एरिया ना, जो अगर यहाँ पर नोटिस करो ना, अब जो थ्रेसिक कैविटी वाला एरिया, ये वहां से हमने इसको जूम आउट करवाया। तो बच्चों फोरगेट से क्या निकलता है सर, एक हमारे पास बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड अ लंग बर्ड। क्या कहा जाता है, लंग बर्ड, कि सर ये वो वाला स्ट्रक्चर है, ये वो वाला बर्ड है जिससे हमारे पास लंग्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लंग बर्ड कहते हैं। क्योंकि आपको पता है बर्ड का हम जहां पर भी नेम इस्तेमाल करते हैं ना, वो एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे एक पूरा पौधा या जिससे एक पूरा ऑर्गन बन जाता है। तो अगर वो लंग बर्ड है, इसका मतलब इस छोटे से स्ट्रक्चर से हमारे पूरे लंग की फॉर्मेशन होगी। तो स्टार्ट के अंदर आपकी फोरगट से क्या बनता है सर, लंग बर्ड बनता है। अब इस लंग बर्ड को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि सर आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे इसके ऊपर और ग्रोथ फैक्टर एक्ट करते हैं, तो ये लंग बर्ड क्या करता है, आगे मजीद
ग्रो करना शुरू कर देता है। अब बच्चों जब ये पूरा ग्रो करना शुरू कर देता है ना, तो इसके जो पीछे वाली लेयर है वो तो हमारे पास देखो फोरगट का ये वाला जो एरिया होता है ना, ये बनाता है एसोफेगस। क्या करता है ये? एसोफेगस बनाता है। तो जो मैं पीछे ड्रा कर रहा हूँ ना, ये पीछे आपके पास लेट्स सपोज बनती है एसोफेगस, जो कि जीआईटी के अंदर हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। ये पीछे एसोफेगस होगी, और इस एसोफेगस से आगे जो निकल रहा है ना स्ट्रक्चर, ये वाला, ये आपका पूरा, ये क्या है? लंग बड। तो इस लंग बड को हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं ऐसे। ये आगे वाला व्यू मैंने आपको बना दिया यहाँ पर। बच्चों देखो, पहले हमारे पास सर सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर था, सिर्फ एक ही बड था। वो कौन सा बड था सर? वो था लंग बड। लेकिन इस लंग बड के ऊपर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रोथ फैक्टर्स है ना, वो ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, और इस लंग बड की मजीद ग्रोथ करवा देते हैं। जब इस लंग की बड की मजीद ग्रोथ होती है, इसका साइज इंक्रीज होता है, इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, तो उससे क्या होता है कि आपके एक लंग बड से मल्टीपल ब्रोंकाई क्या है, ड्राइव होना शुरू हो जाता है। तो ये पीछे ऊपर वाला ये लंग बड है, ये लंग बड के ऊपर ग्रोथ फैक्टर एक्ट किए, और ग्रोथ फैक्टर ने क्या किया, एक लंग बड से ये दो हमारे पास स्ट्रक्चर ड्राइव कर दिए। इन दो स्ट्रक्चर्स को जो सबसे पहले आपके लंग बड से निकलते हैं, इनको हम कहते हैं ब्रोंकियल बड। क्या कहा जाता है इनको? ब्रोंकियल बड। और ब्रोंकियल बड इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर इनसे हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं आपके लंग्स के, वो बनने होते हैं, तो इसलिए दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियल बड। ठीक है, फोरगट बने, फोरगेट से एक बर्ड ड्राइव हुआ, हमने उसको लंग बर्ड का नाम दिया। अब लंग बर्ड ने क्या करना, अपना पूरा रिस्पायरेटरी ट्री बनाना है उसने, और उस पूरे रिस्पायरेटरी ट्री के अंदर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है वो आपका होता है ब्रोंकियल बर्ड। ठीक है, अराउंड ये 5th वीक के अंदर आपका जो ब्रोंकियल बर्ड होता है ना, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इस वीक के अंदर अगर आपने लिखना है तो ब्रोंकियल बर्ड की फॉर्मेशन होती है 5th वीक के अंदर, और लंग बर्ड की 4th वीक के लास्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आप 5th वीक लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लंग बर्ड से अब आपके पास ब्रोंकियल बर्ड फॉर्मेशन हो चुकी है। अब बच्चों ब्रोंकियल बर्ड फॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो मजीद फॉर्मेशन स्टार्ट होती है ना लंग्स की, जो आपकी बुक्स भी लिखती हैं कि हमारे जो लंग्स की फॉर्मेशन होती है वो 5 स्टेजेस के अंदर होती है। तो बच्चे वो जो 5 स्टेजेस है ना, वो अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं। अब बच्चे कहते हैं सर हमें एम्ब्रियो समझ नहीं आती। बच्चों एम्ब्रियो चूंकि हमारी जो बुक्स हैं ना, ये डायरेक्टली इन्होंने लिखी हुई हैं, तो जब हम डायरेक्टली यहाँ पर स्टेज से स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें चीज समझ नहीं आ रही होती कि पता नहीं लंग बड कहाँ से आ गया है, ये ब्रोंकियल बड कहाँ से आ गया है, ये ब्रोंकाई कहाँ से बनना शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए बच्चे बिल्कुल जो आपकी बेस है ना, मतलब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की जो गैस जर्म लेयर्स हैं, वहां से जो हमारे पास मजीद स्ट्रक्चरल लेयर्स हैं, जैसे कि मीजो, एपी, एंडो, फिर वहां से हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लेके आ रहे हैं। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप लेके आते हो, तो इंशाल्लाह आपका जो कंसेप्ट है वो बनता भी है, और चीजें आपको समझ भी आती हैं, और ज्यादा देर तक याद भी रहती है। ठीक है, तो अभी तक सर हमने क्या करवा लिया, ब्रोंकियल बड की फॉर्मेशन करवा लिया है, और ब्रोंकियल बड की फॉर्मेशन के बाद जो हमारे पास लंग डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस हैं बच्चों, वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, जो जिसको आपकी बुक ने भी लिखा हुआ। ठीक है, तो सर वो 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, जिसको हम आगे यहाँ पर वेरीफाई भी करेंगे। तो सबसे पहले तो आप उन स्टेजेस के नाम लिख लो। सबसे पहली स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक स्टेज। नंबर 1 इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक स्टेज। हम देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होती हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं हमारे पास इन मजीद ब्रोंकियल बर्ड से और लंग बर्ड से। ब्रोंकियल स्टेज बच्चों आपने याद रखनी है, यहाँ पर 4 to 6 वीक, कुछ बुक्स ने इसको 4 to 7 भी लिखा है, कुछ ने इसको 4 to 8 भी लिखा हुआ। ठीक है, तो आप इसको 6 लिख लो, 7 लिख लो, कोई ज्यादा मैटर नहीं करती ये चीज। तो 4 to 7 वीक्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस 4 से लेकर 7 हफ्ते के दौरान कौन सी स्टेज होती है आपकी, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है आपकी इस एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ लंग्स की, दैट इज द सूडो ग्लैंडुलर लेयर। दूसरी फेज कौन सी याद रखनी है आपने, सूडो सूडो ग्लैंडुलर लेयर, यहाँ सूडो ग्लैंडुलर स्टेज हमने कहा था इसको। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेज। और बच्चों इस स्टेज का कौन सा ड्यूरेशन होता है, इस स्टेज का ड्यूरेशन हमारे पास होता है यहाँ से ऑनवर्ड है, लेट्स सपोज जैसे 4 to 7 है, तो ये इसकी सर फॉर्मेशन ग्लैंड की स्टार्ट हो जाती है। जी जी, तो 5 से 16 वीक्स तक जो आपकी सूडो ग्लैंडुलर फेज है बच्चे, वो फेज हमारे पास चलती है। ठीक है, अभी इनके अंदर क्या क्या फॉर्मेशन होती है वो सारी करते हैं, परेशान आपने नहीं होना। तीसरे नंबर पर बच्चे जो फेज स्टार्ट होती है, वहां पर हमारे पास केनाल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द केनालुलर स्टेज, दैट इज कॉल्ड द केनाली, दैट इज कॉल्ड द केनालिकुलर
स्टेज। और कैनालिक्यूलर जो स्टेज है इसका कौन सा हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है, तो ये बच्चों आपके पास यहाँ से ऑनवर्ड होगी 16 वीक से लेकर 26 या 25 वीक तक ये चलता है, ठीक है। फिर आती है सर फोर्थ फेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। फोर्थ फेज यहाँ पर आपके पास स्टार्ट होगी, इसको हम कहते हैं सेक्युलर लेयर, जहाँ पर सैक की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, दैट इज सेक्युलर स्टेज। अभी सेक्युलर स्टेज में क्या होगा वो भी हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। सेक्युलर स्टेज का सबसे पहले तो आपको ड्यूरेशन भी साथ पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पर 24 था, 25 था, तो वहां से ऑनवर्ड होता है 24 या 25 वीक से लेके बर्थ तक ये सेक्युलर फेज चलती है। फिर हमारे पास लास्ट पे आती है एल्व्यूलर फेज, जिसमें मैं आपको बता रहा था ना कि 8 ईयर्स तक बच्चे के लंग्स की फॉर्मेशन मैच्योरेशन तो वो होती है एल्व्यूलर स्टेज के अंदर। इसका आपने ड्यूरेशन याद रखना है सर। एल्व्यूलर स्टेज हमारे पास स्टार्ट होती है बर्थ से लेकर, यहाँ कुछ इसको 36 वीक से लेकर 8 ईयर्स तक। तो बच्चों ये आपकी जो 5 फेजेस या 5 स्टेजेस होती है ना, लंग बर्ड और ब्रोंकियल बर्ड से जो आगे फॉर्मेशन होती है आपके रिस्पिरेटरी ट्री की, वो इन स्टेजेस के अंदर होती है। मतलब कि स्टार्ट के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, वो हम सारे इन फेजेस के अंदर पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ये ऊपर आपके पास बना हुआ है लंग बर्ड, लंग बर्ड, और इससे नीचे हमारे पास क्या है, ब्रोंकियल बर्ड्स। ब्रोंकियल बर्ड्स। अब ब्रोंकियल बर्ड से हमारे पास स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज। इस एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हम देखते हैं जो कि 4 से लेकर 7 वीक्स तक चलती है। इसके दौरान कौन कौन से स्ट्रक्चर की बच्चों फॉर्मेशन होती है वो आपने जरा याद रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलेबरेट करते हैं कि सर स्ट्रक्चर है कौन कौन से हैं। तो बच्चों ये आपके पास हो गया लंग बर्ड, लंग बर्ड हो गया आपके पास। लंग से जो, सॉरी लंग बर्ड कह रहा हूँ इसको, ये आपके पास ट्रेकिया हो गया, वो बर्ड्स तो ऊपर रहेगा ना, अब ट्रेकिया की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी यहाँ पर। ये हमारे पास जो सबसे पहले लंग बर्ड से स्ट्रक्चर बना दैट इज अ ट्रेकिया। अब देखो ट्रेकिया जो आपके पास है, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, इस ट्रेकिया से जो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स निकलते हैं वो कौन से होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। सबसे पहले कौन से स्ट्रक्चर्स निकलते हैं आपके ट्रेकिया से, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। जो एक आपके राइट लंग की साइड पे होता है, एक आपके लेफ्ट लंग की साइड की तरफ होता है, दैट इज अ प्राइमरी ब्रोंकाई। अब बच्चों जो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं, यहाँ पर मजीद ग्रोथ फैक्टर्स इनके ऊपर एक्ट करते हैं, और प्राइमरी ब्रोंकाई से फिर हमारे पास ड्राइव होना शुरू हो जाते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो यहाँ पर जो आपको ये मैंने मेंशन किए हैं, ये आपके सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब सेकेंडरी जो ब्रोंकाई हैं इनके ऊपर मजीद ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं, और हमारे पास लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है, दैट इज अ टर्शरी ब्रोंकाई। जो आपको ये नजर आ रहे हैं, ये है टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। देखो बच्चों ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में बड़ा फर्क होता है। ब्रोंकाई जो लार्ज लार्ज स्ट्रक्चर होता है ना आपके विंड पाइप का, उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। जो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको आगे जाके मैं एलैबोरेट भी करूंगा, वो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, बच्चों वो सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख लो कि सर एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर 4 से लेके 7 वीक्स तक हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है। उसमें सबसे पहले आता है आपका ट्रेकिया, पहले सबसे पहले लंग बर्ड हुआ। लंग बर्ड क्या बनाता है सर, लंग बर्ड हमारे पास ये बनाता है ब्रोंकियल बर्ड, तो इसे आपने लिखना है ब्रोंकियल बर्ड। इसकी फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। ब्रोंकियल बर्ड से फिर आगे आपके पास ट्रेकिया स्टार्ट हो गया, तो ट्रेकिया की फॉर्मेशन किस स्टेज के अंदर होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रेकिया की फॉर्मेशन किस स्टेज के दौरान होती है, वो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। ट्रेकिया की फॉर्मेशन होगी, ट्रेकिया के बाद आगे कौन से होते हैं सर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये जो तीनों लार्ज ब्रोंकाई है ना बच्चों, इनकी फॉर्मेशन हो जाती है आपके इसी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, ठीक है। मतलब 7 वीक्स तक ना टर्सरी ब्रोंकाई तक बात चली जाती है, इतनी फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसको आप लिखो प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर हम लिखेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर हम लिखेंगे टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई तक जो फॉर्मेशन होती है रिस्पिरेटरी ट्री की, वो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान हो जाती है। तो किसी भी स्टेज को याद रखने का जो सिंपल तरीका होता है ना, वो सिंपल तरीका होता है कि आपने उसका पहला स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है वो याद रख लो, लास्ट तक कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है वो आप याद रख लो।
जैसा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर पहला कौन सा बना, लंग बड बन रहा है 4th वीक से अंदर जैसे हमने स्टार्ट किया था। और लास्ट स्ट्रक्चर कहाँ तक इसकी फॉर्मेशन होती है बच्चे, वो होता है टर्शरी ब्रोंकाई तक, जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। मैं इसको रेड से भी मेंशन कर देता हूँ कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं दीज आर द टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, एक से हमारे पास 3 बने, फिर 3 से आगे मजीद स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब एक जगह पर ना एमसीक्यूज पूछा गया है, आई थिंक वो यूवर्ल्ड के अंदर पूछा गया है आई गेस, कि वो पूछते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्शरी ब्रोंकाई है ना वो कितने होते हैं। पूछ सकते हैं ना कि प्राइमरी ब्रोंकाई कितने हैं, सेकेंडरी कितने होते हैं, या जो टर्शरी होती हैं वो हमारे पास कितने होते हैं राइट लंग के अंदर या लेफ्ट लंग के अंदर। तो बच्चों प्राइमरी ब्रोंकाई तो आपको पता है एक ही हमारे पास लेफ्ट लंग में है और एक ही हमारे पास क्या है राइट लंग के अंदर। दोनों तरफ प्राइमरी ब्रोंकाई का जो नंबर होता है बच्चे वो सेम होता है। सेकेंडरी ब्रोंकाई वेरी करते हैं क्योंकि आपका जो राइट लंग होता है वो इन लार्ज स्ट्रक्चर होता है, उसमें अपर लोब होता है, मिडल लोब होता है, लोअर लोब होता है, और उन लोब्स को बनाने वाले हमारे पास ये ब्रोंकाई होते हैं। तो जो सेकेंडरी ब्रोंकाई बच्चों आपके लेफ्ट राइट लंग के अंदर होते हैं बच्चे, उनका नंबर होता है 3। सेकेंडरी ब्रोंकाई का नंबर है 3 आपके राइट लंग में, और इनका नंबर है 2 आपके लेफ्ट लंग में। लेफ्ट लंग में 2 हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, और सेकेंडरी ब्रोंकाई राइट लंग के अंदर 3 होते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास टर्शरी ब्रोंकाई की। सर क्योंकि राइट लंग हमारे पास लार्ज है, ब्रोंकाई इसके अंदर ज्यादा है, इसका मतलब टर्शरी ब्रोंकाई भी इसके अंदर भी ज्यादा होंगे। तो टर्शरी ब्रोंकाई बच्चे आपके जो राइट लंग है इसके अंदर होते हैं 18 होते हैं, और जो आपका लेफ्ट लंग होता है इसके अंदर होते हैं 20 इसके अंदर होते हैं, और 18 उसके अंदर होते हैं लेफ्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 एंड 18। 20 ब्रोंकाई टर्शरी ब्रोंकाई की बात कर रहा हूँ, टर्शरी 20 होते हैं राइट लंग के अंदर और 18 होते हैं हमारे पास लेफ्ट लंग के अंदर। फिर ये जो लार्ज ब्रोंकाई है फिर इनसे मजीद छोटे छोटे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं बच्चों उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिसको हम आगे यहाँ पर करते हैं। लास्ट पे जाके मैं आपको पूरा जो रिस्पिरेटरी ट्री है वो भी ड्रा करवा दूंगा। तो यहाँ पर टर्शरी ब्रोंकाई तक आपकी जो फॉर्मेशन होती है बच्चे वो किसके अंदर होती है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होती है। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर चूंकि सर आपने कहा था कि लंग बड है, और इस लंग बड के पीछे क्या बनी हुई है आपकी एसोफेगस बनी हुई, मतलब कि जो लंग बड जो ये बड बना है ये आपके एसोफेगस से बना हुआ है। अगर इसको मैं लेटरल व्यू देखूं ना तो ये ऐसे है, इस तरह कि जो आपका लंग बनता है ना वो आपके एसोफेगस से बनता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं इसको सेपरेट कर देते हैं। आपका जो लंग बड है इसको आपकी एसोफेगस से सेपरेट कर लेते हैं। देखो अगर हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, पहले आपका अगर आप हाथ लगाओ ना अपने नेक के अंदर तो आपको ये ट्रेकिया नजर आता है, एसोफेगस होती है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि जब हम वो राइट एट्रियम को भी देख रहे होते हैं तो राइट एट्रियम के बिल्कुल बैक साइड की तरफ आपकी क्या पड़ी होती है, एसोफेगस पड़ी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑटनर सिंड्रोम होता था। तो देखो बच्चों आपके जो लंग बड है ना, लंग बड की फॉर्मेशन होती है एसोफेगस से। यहाँ जिसको हमने फोरगट भी कहा, ठीक है, यहाँ पे एसोफेगस। और ये था कि सर एसोफेगस इस तरह हो जाती है और इससे आगे जो ट्रेकिया होता है वो इस तरह हो जाता है, मतलब सेपरेट हो जाते हैं आगे जाके जब इनके ऊपर ग्रोथ फैक्टर एक्ट करते हैं। इन केस अगर बच्चों आपके ग्रोथ फैक्टर रिलीज ना हो, या वो वाले फैक्टर्स जिन्होंने आपके लंग बड को एसोफेगस से सेपरेट करना था अगर उनकी फॉर्मेशन ना हो, तो क्या आपका ये जो लंग बड है ये एसोफेगस से सेपरेट होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। और अगर लंग बड एसोफेगस से सेपरेट नहीं होगा तो उसकी वजह से हमारे पास एक पैथोलॉजी उस बच्चे के अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्टुला, कि जो आपका ये जो ट्रेकिया है और जो आपका एसोफेगस है इनके दरमियान में एबनॉर्मल कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड फिस्टुला। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान हमारे पास एक पैथोलॉजी का क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है। वो पैथोलॉजी कौन सी है सर? दैट इज अ ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्टुला, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ना जो पूछा जाता है इससे, कि ट्रेकियो एसोफिजियल जो फिस्टुला है, ट्रेकियो एसोफिजियल जो फिस्टुला बन जाता है, जो बच्चा बेचारा खाना खाता है उसके लंग्स में चला जाता है, वो सांस लेता है एयर उसके स्टमक में चली जाती है। तो जिस बच्चे को ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्टुला। और ये फिस्टुला की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? ये आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान हो सकती है अगर ग्रोथ फैक्टर इन दोनों लेयर्स को एक दूसरे से सेपरेट ना करें। बात आप समझ रहे डॉक्टर साहब? तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर आपकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो क्या होती है, यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर सूडो ग्लैंडुलर पे। क्या हुआ आवाज को? आवाज बार बार सर स्टक कर रही है स्टार्ट ऑफ द लेक्चर से। सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि डॉक्टर साहब आपके साथ आ रहा है? एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए जरा। सर
के साथ ये आ रहा है, सबके साथ। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया अभी तक? सर आपने एम्ब्रियोनिक स्टेज पढ़ाई है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या होता है, ये 4 से लेकर 7 वीक्स तक चलती है। इनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं बच्चों? लंग बड, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई तक की जो फॉर्मेशन होती है वो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होती है। ठीक है। दूसरा मैंने कहा क्योंकि इस फेज के दौरान हमारा जो लंग बड होता है वो एसोफेगस से सेपरेट हो रहा होता है, तो इस वजह से क्या है कि अगर वो ग्रोथ फैक्टर आपके लंग बड को एसोफेगस से सेपरेट ना सही तरीके से कर पाए तो पेशेंट के अंदर एक पैथोलॉजी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्ट्यूला। ठीक है, इसको हम पैथोलॉजी के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे आते हैं हमारे पास फेज नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर 7 वीक्स तक हमारे पास जितनी फॉर्मेशन थी वो स्टार्ट होगी। अब देखते हैं कि सर सूडो ग्लैंडुलर स्टेज, सूडो ग्लैंडुलर स्टेज के दौरान क्या किन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, ये चीज आपने याद रखनी। यहां से भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है, सूडो ग्लैंडुलर स्टेज। अब देखो बच्चों हमने बात कहां पर खत्म की थी? सर लास्ट जो स्ट्रक्चर बना था वो था टर्शरी ब्रोंकाई। लास्ट स्ट्रक्चर कौन सा बना था? टर्शरी ब्रोंकाई। बच्चों टर्शरी ब्रोंकाई के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फेज बनता है ना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वो आपके पास दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि आपको पता है ना ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, और वो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना उनकी होती हैं दो टाइप्स। याद रखिएगा, मैं डिफरेंस दोनों में बताऊंगा। एक होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, दूसरा होता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। तो टर्शरी ब्रोंकाई के बाद जो आगे स्ट्रक्चर बना है, देखो लेट्स सपोज ये मेरे पास है टर्शरी ब्रोंक्यूल। इस टर्शरी ब्रोंक्यूल के आगे ये वाला जो ब्रोंक्यूल बना हुआ है ना, ये वाला, ये ब्रोंकाई है, और ये जो ब्रोंक्यूल बना हुआ है ये है आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब मैं ब्रोंक्यूल की बात कर रहा हूँ, ब्रोंक्यूल छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। बच्चों जो सूडो ग्लैंडुलर आपकी स्टेज होती है ना, सूडो ग्लैंडुलर स्टेज के दौरान आपके जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना इनकी फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर हम सिंपल लिख लेते हैं कि सर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की फॉर्मेशन कहां पर हो रही है? सूडो ग्लैंडुलर फेज के दौरान। यहां पर आपने टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहां पर बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम यहां मैं डिस्कस करना चाहूंगा। बच्चों देखो आपके पास सूडो ग्लैंडुलर स्टेज कहां तक है? 16 वीक्स तक या 17 वीक्स तक। मतलब कि अभी वो बच्चा हुआ है 4 3 12 4 4 16, मतलब 4 मंथ का बच्चा हुआ है, और 4 मंथ के बच्चे के अंदर ना सूडो ग्लैंडुलर फेज की फॉर्मेशन, मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ना उसके लंग्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आपने मुझे बताना है कि अगर 16 वीक से अंदर बच्चे की मतलब कि डिलीवरी हो जाती है, तो किसी भी रीजन की वजह से वो मतलब प्री मैच्योर बच्चा पैदा हो जाता है, या मदर के अंदर कोई एस्पेक्सिया वाली की कोई प्रॉब्लम है, या कोई सीजर वाला कोई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या एपिलेप्सी होता है उसकी वजह से हमें अक्सर अक्सर डिलीवरी जल्दी करनी पड़ती है, या कोई ट्यूमा हो जाता है, कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी हुई है, कोई ऐसा केस हुआ है जिसकी वजह से हमें उस प्रेग्नेंट फीमेल का जिसका 4th मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, अगर हम उसकी डिलीवरी करवाते हैं तो उसके बच्चे के लंग्स के जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होती है। तो आपने बताना क्या वो बच्चा सरवाइव कर सकता है? 16 वीक्स तक का जो बच्चा होता है क्या वो सरवाइव कर सकता है? जी डॉक्टर साहब। नो जिसके सर, अंदर एल्विलाई नहीं बने। वेरी गुड, जिसने भी बताया मुझे डॉक्टर सिराज ने बताया कि सर हमारे पास जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है ना, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई है, और टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स है ये कंडक्टिंग जोन के अंदर आते हैं। यहाँ पर एयर जो होती है वो कंडक्ट कर सकते हैं लंग्स, लेकिन गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि जो आपके लंग्स का मेन काम क्या है? सर लंग्स का मेन काम है गैसेस एक्सचेंज करवाना। तो अभी तक आपके जो गैसेस एक्सचेंज करवाने वाले वो स्ट्रक्चर हैं उन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं हुई। अभी तक आपकी सिर्फ कंडक्टिंग जो स्ट्रक्चर है उनकी फॉर्मेशन हुई है। जैसे आपके पास देखो आपका नेजल कैविटी से एयर गई ट्रेकिया में, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक अगर एयर जाती है तो वो एयर जो होती है वो आपके ब्लड के साथ गैसेस एक्सचेंज नहीं करती, क्योंकि दीज आर द कंडक्टिंग जोन पार्ट्स। अब जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक उस बच्चे की फॉर्मेशन हुई है जिसकी डिलीवरी होगी है इमरजेंसी के अंदर, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक चूंकि सर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता इसलिए वो बच्चा सरवाइव नहीं करता। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है मतलब इस तरह का कोई केस लेकर उसमें बताते हैं कि 4 मंथ का बच्चा था उसकी डिलीवरी, क्या वो बच्चा सरवाइव कर सकता है? जहां उसके अंदर कौन सी फेज चली होती, तो आपने बताना नहीं, 16 या 7 वीक से पहले तक अगर बच्चा पैदा होता है वो सरवाइव नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई है, एंड दीज आर नॉट द गैसियस एक्सचेंज पार्ट्स ऑफ योर लंग्स, दीज आर ओनली द कंडक्टिंग पार्ट्स। ठीक है, तो ये सूडो ग्लैंडुला का अगर बच्चा पैदा होता है तो ये कंपैटिबल नहीं होगा लाइफ के अंदर। ठीक है, तो इसके हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इस बच्चे की क्या हो सकती है, हमारे पास अर्ली डेथ हो जाती है इस बच्चे की, गैसियस एक्सचेंज ही नहीं होगा तो जाहिर बात इसकी डेथ हो जाती है। ये बच्चा लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं होता। ठीक है, सूडो ग्लैंडुलर स्टेज के अंदर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की फॉर्मेशन है, बच्चा पैदा होगा तो उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि हमारे पास गैसियस एक्सचेंज वाले स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुई। अब आते हैं सर कैनालिकुलर स्टेज, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ योर लंग डेवलपमेंट। अब बच्चों कैनालिकुलर स्टेज के अंदर आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है, इसको हम डिस्कस करते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स देखो ऊपर हमारे पास फॉर्मेशन कहां तक हुई थी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे क्या बनना है सर, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे बनता है आपके पास, अगर मैं इनकी बात करूं, ये जो लास्ट वाले स्ट्रक्चर्स है ना, इनकी बात करूं, दीज आर द रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, दीज आर द रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। डॉक्टर साहब याद रखिएगा, जब आपके पास जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाए, इसका मतलब अगर इस बच्चे की डिलीवरी होती है वो बच्चा सर्वाइव कर सकता है। जब आपके पास कौन से, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और ये जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स है बच्चों, ये क्या कर सकते हैं, ये रिस्पायर कर सकते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज करवा सकते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज करवा सकते हैं आपके पास। और अगर गैसियस एक्सचेंज हो जाए, इसका मतलब सर अगर बच्चा 16 वीक के बाद पैदा होता है, 16 वीक, 17 वीक, 18 वीक्स, 20 मतलब ऑनवर्ड किसी भी वीक के अंदर पैदा होता है तो वो बच्चा सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के साथ हो, लेकिन वो स्टिल सर्वाइव कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि अब उसके अंदर जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज के स्ट्रक्चर्स हैं, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के साथ साथ बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो एल्व्यूलर डक्ट्स है ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, ये आपका पास है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ये इससे आगे बनता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, अब रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से बच्चों ये जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर द एल्व्यूलर डक्ट्स एंड सैक्स, ये छोटे छोटे जो आपको थैलियानुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, ये तो एलोविलाई होते हैं, और एलोविलाई से ऊपर होता है, देखो अगर इसको मैं जूम आउट करूँ ना एलोविलाई को, तो एलोविलाई इस तरह का होता है, ये है एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर डक्ट, और ये नीचे होती है हमारे पास एल्व्यूलर सैक, एल्व्यूलर सैक। तो अगर कोई आपसे पूछे ना कि बच्चों एल्वुलाई क्या होता है, तो मोस्टली स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट है वो ये अज्यूम करते हैं कि शायद जो वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है एल्वुलाई वो अकेला ही, नहीं बच्चों, एल्वुलाई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, एल्व्यूलर डक्ट एंड एल्व्यूलर सैक। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ कि एल्वुलाई क्या होता है सर, एल्वुलाई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, एक एल्व्यूलर डक्ट होती है, एल्व्यूलर डी से डक्ट है, और एक एल्व्यूलर सैक, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एल्वुलाई कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो कैनालिकुलर स्टेज है ना बच्चों, इसके अंदर एल्व्यूलर डक्ट तक के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब कि यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक, और अगर इसको मैं करूँ तो यहाँ तक, एल्व्यूलर डक्ट तक जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है वो आपकी कैनालिकुलर स्टेज के अंदर उनकी फॉर्मेशन है हो जाती है। ठीक है, अब देखो कैनालिकुलर जो स्टेज है ये 16 वीक से लेकर 25 वीक्स तक जाती है, और मैंने आपको बताया ये जो स्टेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखना, एक सी है ना, इस सी से आपने याद रखना एक और स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, इस सी से आपने याद रखना कैपिलरी, सी से क्या याद रखना आपने, कैपिलरी। क्योंकि देखो अगर लंग्स की फॉर्मेशन हो रही है तो लंग्स ने तो गैसेज एक्सचेंज तो किसी स्ट्रक्चर के साथ करना है, तो वो ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल्स का बेसिक यूनिट कौन सा है, वो आपकी कैपिलरी है। तो कैनालिक्यूलर के अंदर कैपिलरीज की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज की फॉर्मेशन होती है बच्चों, वो कैनालिक्यूलर स्टेज के अंदर बनती है। सी से आपने याद रखना, ठीक है, सी से कैनालिक्यूलर, और सी से आपने याद रखना है कैपिलरी, सी से आपने याद रखना है केनाल, एल्व्यूलर डक्ट भी केनाल है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल भी आपकी केनाल होती है। तो इसलिए इस फेस को ना याद रखना हमारे पास थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब इसके अलावा बच्चों यहाँ पर ना आपके पास जब 20th वीक होता है ना कैनालिक्यूलर स्टेज का, कौन सा 20th वीक्स, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20th वीक्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आने वाला है। 20th वीक्स जो बच्चे होते हैं ना, 20th वीक्स के अंदर आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, वो होते हैं आपके सेल्स।
जिनको हम कहते हैं एल्व्यूलर सेल्स, यहाँ रिस्पायरेटरी सेल्स भी लिखा जाता है इनको। रिस्पायरेटरी सेल्स जैसा कौन कौन से रिस्पायरेटरी सेल्स? सर एक हमारे पास होते हैं निमोसाइट टाइप 1, एक होते हैं हमारे पास निमोसाइट टाइप 2, ठीक है, एनाटॉमी में भी पढ़ेंगे हम। तो 20th वीक के अंदर आपके रिस्पायरेटरी सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, इसमें निमोसाइट टाइप 1 और निमोसाइट टाइप 2 सेल्स होते हैं। जैसे कि अगर आप देखो ना बच्चों, तो ये जो आपको ये क्यूबॉइडल नजर आ रहा है ना, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं क्यूबॉइडल शेप और एक होते हैं स्क्यूमस शेप। एक क्यूबॉइडल शेप हो गए, एक हमारे पास होते हैं स्क्यूमस शेप। ये जो क्यूबॉइडल शेप होते हैं ना, ये होते हैं नीमोसाइट टाइप 2, नीमोसाइट टाइप 2, और ये जो स्क्यूमस होते हैं ये होते हैं नीमोसाइट टाइप 1, ठीक है, ये दो सेल। और ये जो रिस्पायरेटरी सेल्स है, इनकी फॉर्मेशन आपकी कैनालिकुलर फेज के अंदर स्टार्ट हो जाती है, मोस्ट प्रोबेबली 19 और 20 वीक्स के अंदर। अब चूंकि सर ये 25th वीक तक जा रही है, तो कैनालिकुलर स्टेज के लास्ट के ऊपर 25th वीक के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द सर्फेक्टेंट। तो बच्चों सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन 3-4 एमसीक्यूज हैं सर्फेक्टेंट से रिलेटेड, चलें लिख लें सर्फेक्टेंट के बारे में, जहां पे 3-4 लिखी चीजें। सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन किस फेज के अंदर होती है? सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है कैनालिकुलर स्टेज के अंदर। तो यहाँ पे लिखो कैनालिकुलर स्टेज के अंदर सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ठीक है सर, किस वीक के अंदर सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है? 25th वीक के अंदर। 25th वीक के अंदर जो हमारे पास सर्फेक्टेंट होती है ना, इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सर्फेक्टेंट की कंप्लीशन मतलब पूरा जो सर्फेक्टेंट होता है वो किस वीक तक तो बच्चों ये होता है 36 फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, 36 वीक के अंदर जाके सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर 36 वीक से पहले बच्चा पैदा होना तो वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आता है क्योंकि जो उसके लंग्स होते हैं उसमें एटिलैक्टेसिस होती है, उसके लंग्स कोलैप्स किए होते हैं क्योंकि उन्हें सर्फेक्टेंट अभी कंप्लीटली नहीं बना। तो लेकिन जो बच्चे आपके पास 37, 38, 39, 40, 41 वीक्स के अंदर पैदा होते हैं वो बच्चे नॉर्मल होते हैं, उनके अंदर कोई रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस या डिस्निया टेकिपनिया इस तरह की सिम्टम आपको नजर नहीं आएंगी। 36 वीक से पहले वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हमें नजर आती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सर्फेक्टेंट की कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुई। क्या हुआ जी डॉक्टर साहब, क्वेश्चन है पूछें। जी सर, लंग कोलैप्स तो 36 से लेके 40 वीक तक भी होते हैं, तो फिर ये सर्फेक्टेंट का उधर क्या रोल होगा? सर सर्फेक्टेंट अगर उनके अंदर कंप्लीट नहीं ना बना, या लेट्स वो देखें एक मदर है, उस मदर ने ना क्या किया है कि हमने उसको कहा था कि आपको ना स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगना था, क्योंकि जो मदर को लास्ट के ऊपर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं ना, उनका यही मकसद होता है कि अगर हमें चांस हो कि बच्चे के अंदर मदर के अंदर प्री मेच्योर बच्चा ना पैदा हो जाए या टाइम से पहले डिलीवरी ना हो जाए, उस मदर को हम लगाते हैं स्टीरॉइड। वो स्टीरॉइड क्या करते हैं? बच्चे के अंदर जाके सर्फेक्टेंट बनाते हैं। क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट बनाते हैं वो स्टीरॉइड्स। सर्फेक्टेंट। जी जी, तो अगर आप स्टीरॉइड्स उसको नहीं दिए तो उसके अंदर कंप्लीट सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन नहीं हुई। अगर कंप्लीट सर्फेक्टेंट की बच्चों फॉर्मेशन नहीं होगी, देखो 36 वीक में मैंने कहा नॉर्मल, 25th वीक में स्टार्ट हुआ, 36 तक ये नॉर्मल बन जाता है। लेकिन एक बच्चा है ही प्री मेच्योर है, या एक बच्चा जिसमें सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही, या ये है कि ऐसे कंडीशंस हैं जैसे कि मदर क्या कर रही है, कोई ट्रैक्टोजन एजेंट का इंटेक कर रही है, कोई ऐसी ड्रग ले रही है, वो स्मोकिंग कर रही है, या अल्कोहल ले रही है, या बियर्स का इंटेक कर रही है, या कोई ऐसा ट्रैक्टोजन वो ड्रग्स का इंटेक करती है जिसकी वजह से उसके बच्चे के अंदर जो सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन होनी थी वो डिक्रीज हो रही है। या फिर ये है कि जो मदर है वो मदर अपनी डाइट का ख्याल नहीं कर रही, इसलिए तो कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हम फीमेल्स को क्या कहते हैं कि आप अपनी डाइट का सबसे ज्यादा ख्याल करो, क्योंकि आपकी क्या करना है, आपके बच्चे के लंग्स ने भी क्या करना होता है, मेच्योर होना होता है, बच्चे के पूरे ऑर्गन्स ने मेच्योर होना होता है, उसको भी डाइट चाहिए होती है। तो अगर मदर डाइट का इंटेक नहीं करती, स्टीरॉइड्स जो उसको चाहिए थी उसकी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं करी, तो उसके अंदर सर्फेक्टेंट की कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होती। अगर इसकी कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होगी तो तहाँ बच्चा हमारा कोलैप्स कर रहा होता है। ठीक है, अब जितने कम वीक्स होंगे, जितना प्री मेच्योर बच्चा होगा, उतनी ज्यादा आपको ज्यादा डिस्ट्रेस सिम्टम्स नजर आएंगी, उतना ज्यादा टिकिपनिया डिस्निया आपको उस पेशेंट के अंदर नजर आएगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट। तो ये 25 से 36 ये 3 एमसीक्यूज आपने यहाँ पर याद से ऑनवर्ड जब आप ये हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, बोले बोले सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है रोशो, बोलो। सर 36 वीक
36 वीक से ऑनवर्ड आप कह रहे हैं कि नॉर्मली लंग कोलैप्स नहीं होने चाहिए बिकॉज सरफेक्टेंट बन जाता है, राइट? तो जब जी जी बच्चा पैदा होता है तकरीबन 40 वीक की नॉर्मल अगर हम प्रेगनेंसी लगाएं, तो फिर ये हम क्यों कहते हैं कि लंग कोलैप्स से बच्चे का रोना लाजमी है? जब तक बच्चा नहीं रोएगा तो लंग्स उसके ओपन नहीं होंगे। तो अगर कोलैप्स है तो तो फिर इसका मतलब कि सरफेक्टेंट जी नहीं जी, बना, और मैं अगर बना मैं है तो फिर लंग्स क्यों कोलैप्स? भाई मैं आपकी बात समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि सर सरफेक्टेंट बना हुआ बच्चे का, लेकिन फिर हम क्यों कहते हैं कि बच्चे का क्राई करना जरूरी होता है? बच्चे वो जो फर्स्ट क्राइंग होता है, हमने ये नहीं कहा कि आपके जी लंग्स जी, फंक्शनल हैं। मैंने ये वर्ड यूज किया कि आपके लंग्स फंक्शनल हैं, नहीं सर। हमने ये वर्ड यूज नहीं किया था। मैंने आपको बताया था सीवीएस के अंदर 4th वीक के अंदर जी आपके जो हार्ट होता है वो फंक्शनल हो जाता है। हार्ट का क्या काम है? पंप करना। 4th वीक में वो पंप करना शुरू हो जाता है, वो फंक्शनल हो जाता है। आपके लंग्स का क्या काम है? सर लंग्स का काम है गैसेस एक्सचेंज करवाना। अब वो जो गैसेस एक्सचेंज है, अब अगर जी एक जी सरफेक्टेंट बंदे के अंदर नहीं बन रहा, पहले हम सरफेक्टेंट को नहीं बनाते, फिर हम सरफेक्टेंट को बना के उसका केस डिस्कस करते हैं। अब एक हमारे पास बच्चा है, उसके अंदर सरफेक्टेंट नहीं बना। जब सरफेक्टेंट नहीं बना, उस बच्चे के जो लंग्स हैं वो क्लैप्स पड़े हुए हैं, देखो ऐसे पड़े हुए हैं। ये अगर एलोविलाई है ना, ये है नॉर्मल एलोविलाई। सरफेक्टेंट कम है, आपके जो एलोविलाई वो क्लैप्स कर जाते हैं इस तरह। समझ लो, इस बच्चे में सरफेक्टेंट नहीं है, इस बच्चे में सरफेक्टेंट है। अब जिसमें सरफेक्टेंट है ना बच्चों, इस पेशेंट के जो एलोविलाई है ना, यहाँ पर पड़ा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पर क्या पड़ा हुआ? एमनियोटिक फ्लूइड पड़ा हुआ। अब यहाँ पर भी एमनियोटिक फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सरफेक्टेंट की कमी है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये कोलैप्स किया हुआ, ये ओपन नहीं हो रहा। अब आप देखिएगा, बच्चा पैदा हुआ है जिसमें सरफेक्टेंट है, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा कहता है फर्स्ट क्राई। वो फर्स्ट क्राई इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, हमने रिस्पायरेटरी जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, या ये जो आपके पास एलोविलाई होते हैं, इसके अंदर है एमनियोटिक फ्लूइड। बच्चा जब क्राई करता है, एलोविलाई के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। ये प्रेशर की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? ये इंटरस्टिशियल स्पेसिस में चला जाता है। जब ये एमनियोटिक फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर एयर आएगी एलोविलाई के अंदर। जब एलोविलाई के अंदर एयर आ जाएगी, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज करवा लोगे। जो हम फर्स्ट क्राई करवाते हैं, वो हम लंग्स को फंक्शनल बनाने के लिए करवाते हैं, ताकि एमनियोटिक फ्लूइड जो हमारे पास एयर है, वो एलोविलाई के अंदर जाकर गैसेस एक्सचेंज हो जाए। अब दूसरी तरफ आए जिसमें सरफेक्टेंट नहीं है। अब इसमें सरफेक्टेंट नहीं है ना, तो इसके अंदर क्या होगा? हमने इसको दिया है एयर, हमने इसको क्या दिया है? बाहर से एयर दिया है। लेकिन चूंकि इस पेशेंट के अंदर एक तो ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ये नहीं बाहर जाएगा, क्योंकि लंग्स जो आपका एलोविलाई है वो फोर्सफुली क्या किया? उसने कोलैप्स किया हुआ है। आपका जो सरफेक्टेंट होता है, सरफेक्टेंट का क्या काम होता है? सरफेक्टेंट का काम होता है एलोविलाई को ओपन करवाना, उसकी सरफेस टेंशन को कम करना, कोलैप्सिंग सरफेस टेंशन को कम करना। अब जब आपके पास सरफेक्टेंट ही कम है, तो वो जो आपके एलोविलाई में ओपन होना था, ओपन होके जो उसने एमनियोटिक फ्लूइड को पुश आउट करना था, ना वो पुश आउट एमनियोटिक फ्लूइड होगा, ना आपका एलोविलाई ओपन होगा, और ना ही हमारे पास क्या है, उस पेशेंट के जो लंग्स होंगे वो फंक्शनल होंगे। तो जो फर्स्ट क्राई हम करवाते हैं, वो एमनियोटिक फ्लूइड को पुश करवा के गैसेस एक्सचेंज करवाने के लिए करवाते हैं। सरफेक्टेंट होगा, एलोविलाई ओपन होंगे, ओपन होके वो दोबारा कोलैप्स नहीं करेंगे। सरफेक्टेंट नहीं होगा, आपके एलोविलाई ओपन नहीं होंगे, और अगर लेट्स सपोज वो आप फोर्सफुली इंस्पायर करके ओपन करवा भी लो, तो वो दोबारा क्या कर जाएंगे? इस तरह कोलैप्स कर जाएंगे, वो ओपन नहीं होंगे हमारे पास। ये डिफरेंस होता है इन दोनों कंडीशंस के अंदर। तो डॉक्टर साहब, फर्स्ट क्राई हम करवाते हैं एलोविलाई को ओपन करवाने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर फेंकने के लिए, ठीक है। तो अगर सरफेक्टेंट नहीं है, तो आपके एलोविलाइज ओपन नहीं होंगे, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ओके यहाँ पर हम सर। कौन, ओके गुड हो गया। अब यहाँ पर आते हैं सर, हमने सर कैनालिकुलर, जी जी सर पूछे आप पूछे। कह रहे हैं ना कि सरफेक्टेंट जो है वो 25 वीक में बनना स्टार्ट होता है। सर वो ग्राफ के अकॉर्डिंग ना अपडेटेड बुक में वो 20th वीक में बनना स्टार्ट हो जाता है और 40 पे वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है मैडम, लेकिन आपने 25 से लेकर 36 ही याद रखना है। आपके सारे सिनेरियोज इनकी बेस के ऊपर पूछे जाएंगे। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत ये चीजें जो होती है ना, ये वेरी करती हैं। कोई बुक्स इसको 35 लिखती है, कोई जैसे आप बता रहे हैं सर उसमें 40 लिखा हुआ है, लेकिन ये तो क्वेश्चन नंबर आप 20 बता। 2025 वाला अपडेटेड वर्जन है ना, हम्म। नहीं मैडम, इसके आपने देखे तो नहीं नहीं, इसके छोड़, अकॉर्डिंग था। उसके अकॉर्डिंगली आप देख लें। आपने जो मेन चीज याद रखनी है ना, सरफेक्टेंट की कंप्लीट फॉर्मेशन। हो सकता है उन्होंने इनिशिएशन का वर्ड यूज किया या इस तरह का स्टार्ट किया हो, क्योंकि 20th वीक में ना लिखा हुआ है निमोसाइट्स का बनना। निमोसाइट टाइप 2 की जो फॉर्मेशन है ना,
वो हमारे पास कहाँ पर होती है, वो 20 वीक्स में स्टार्ट हो रही है। लेकिन वो नीमोसाइट जो टाइप 2 होता है वो पहले खुद मेच्योर होता है, और खुद मेच्योर होने के बाद वो सर्फेक्टेंट को बनाता है। तो उसको मेच्योर होने के बाद सर्फेक्टेंट बनाने के लिए टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है। बात आप समझ लें, इसलिए हम 24 या 25 वीक्स को ज्यादा एक्यूरेट तो समझते हैं। न्यूमोसाइट्स जो है जो न्यूमोसाइट्स होते हैं वो फिर कब मेच्योर होते हैं? 25 में, अब मेरे अकॉर्डिंग तो आई गेस 25 वीक में न्यूमोसाइट्स जो है मेच्योर हो जाते हैं, फिर रेस्पिरेशन पॉसिबल होती है ना? जी तो मैडम, वही तो फिर आपको कह रहा हूँ ना कि न्यूमोसाइट्स 20 वीक्स में उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, और उनको क्या है टाइम रिक्वायर्ड होगा, वो 3 वीक्स है, वो 4th वीक है, वो डिपेंड करता है डिफरेंट बच्चों के अंदर, मतलब डिपेंड डाइट्स के ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि सर 3 से 4 हफ्ते लेट्स सपोज उसको लग जाते हैं मेच्योर होने के अंदर। तो नीमोसाइड मेच्योर होगा जाके 24 या 25 वीक के अंदर। जब वो मेच्योर होगा तो वो तब भी सर्फेक्टेंट बनाएगा ना। अब ये तो नहीं कि आपका नीमोस वो बना नहीं है, क्यूबॉइडल सेल्स नहीं बने, सर्फेक्टेंट हमारा पहले बन गया, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम ज्यादा जो एक्यूरेट समझते हैं वो 24 वीक से लेके 36 वीक्स तक रहते हैं। ठीक है, 36 वीक से कम नहीं आना, 37 38 वीक्स हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर याद रखनी है। अब आगे आते हैं कि सर कैनालिकुलर स्टेज में हम पहुंच गए हैं कहाँ तक, आपके रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक, कि अब यहाँ पर एल्वियोलर डक्ट्स तक, कि यहाँ पर हमारे पास जो अगर बच्चा पैदा होता है उसके अंदर सर्फेक्टेंट भी बना होगा, उसके बनने की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, और उसके जो निमोसाइट सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन भी हमारे पास हो गई है। ठीक है, अब इस ड्यूरेशन के अंदर दौरान अगर बच्चा पैदा होता है कैनालिकुलर स्टेज के अंदर, तो वो बच्चा हमारे पास डिस्ट्रेस के साथ होगा, लेकिन वो बच्चा ये है कि वो कोलैप्स नहीं करेगा, वो हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है जी, पूरा वेंटिलेशन देके सारा कुछ देके हम उसको बचा सकते हैं, क्योंकि उसके लंग्स के अंदर रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है। अब आगे आते हैं सेक्युलर स्टेज के अंदर। देखो बच्चों, सेक्युलर स्टेज के अंदर आपने याद रखना एस से आपने याद रखना सैक। तो ये जो आपके पास एलोविलाई का दूसरा पार्ट था ना, वो था एल्व्यूलर सैक। तो हमारे पास सेक्युलर स्टेज के अंदर जो कि 24 या 25 वीक से स्टार्ट हो रही है, वहां पर हमारे पास एलोविलर सैक की फॉर्मेशन क्या हो जाती है सर, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और एलोविलर स्टेज से कि जब हम एलोविलर सैक की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो अब आपका जो एलोविला है वो कंप्लीट बन जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट एलोविला की फॉर्मेशन 25 वीक के बाद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब एलोविला हमारे पास यहाँ पर बन गया। अब उसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेज आती है दैट इज एलोविलर स्टेज। सेक्युलर में सिर्फ सिंपल आपका ना ये सेक्युलर ही बनती है, एलोविलर सैक हमारे पास बनती है। और इसके अंदर दो टाइप्स के सेल्स आपने याद रखना है, क्यूबोइडल सेल्स एंड स्क्यूमस सेल। अब स्टार्ट के अंदर ना सारे क्यूबोइडल सेल्स होते हैं, फिर वो जो क्यूबोइडल सेल्स होते हैं उनमें से जो मैक्सिमम जो क्यूबोइडल सेल्स होते हैं ना, वो हमारे पास स्क्यूमस सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि असल में जो गैसियस एक्सचेंज आपने करवाना होता है ना, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, स्क्यूमस सेल्स चाहिए होते हैं। क्यूबोइडल सेल से गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। जो स्क्यूमस सेल्स हैं जो थिन होते हैं, जिनके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, तो यहाँ पर हमारे पास कैपिलरीज के साथ में गैसियस एक्सचेंज आसान होता है, वो स्क्यूमस सेल्स की बेस के ऊपर होता है, एंड दैट डोमिनेटली प्रेजेंट इनटू योर एलोविलाई। ठीक है, अब आगे आते हैं सर एलोविलर स्टेज। हमने आपको बताया कि एलोविलर स्टेज स्टार्ट होती है कहाँ से, 36 वीक से लेकर 8 साल तक, मतलब कि 8 ईयर्स तक बच्चे के अंदर जो एलोविलाई होते हैं ना बच्चों, वो बनते रहते हैं। अब 36 वीक में देखिएगा एलोविलाई कैसा होता है। ये जो मैंने आपके पास सामने एलोविलाई ड्रा किया हुआ ना, ये 36 वीक के अंदर है। ये हो गया इसमें क्यूबोइडल सेल, ये हो गया स्क्यूमस सेल, तो ये होगा हमारा 36 वीक वाला जो एलोविलाई है। ठीक है, जिसमें एलोविलर डक्ट भी है, ये ऊपर वाला एलोविलर डक्ट है, और नीचे हमारा ये एलोविलर सैक है। ठीक है, अब सर 36 वीक के बाद आप कह रहे हो कि जो एलोविलाई है ना वो मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं, इनका नंबर भी इंक्रीज होता है साथ साथ। वो कैसे होता है बच्चों, आपका अगर ये एलोविलाई है ना, इसके दरमियान में बनता है सेप्टम। क्या बनेगा यहाँ पर, प्राइमरी सेप्टा यहाँ पर हमारे पास बनेगा। जब ये सेप्टा बनेगा ना, तो अब देखो एक एलोविलाई से क्या बन जाएंगे, 2 एलोविलाई बन जाएंगे। तो द नंबर ऑफ एलोविलाई इज इंक्रीज्ड एंड एलोविलाई बिकम मोर मैच्योर्स इन योर एलोव्यूलर स्टेज। तो यहाँ पर आप देखो नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं, और जो आपके एलोविलाई होते हैं वो ज्यादा मैच्योर होते हैं एलोव्यूलर स्टेज के अंदर। देखो सिंपल से अगर मैं आपको बात बताऊं ना, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके लंग्स के अंदर पता कितने एलोविलाई होते हैं, 100 मिलियन। लेट्स सपोज नहीं, वैसे इतना नंबर बताया जाता है, बुक्स बताती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके लंग्स के अंदर 100 मिलियन एलोविलाई होते हैं। लेकिन बच्चा जब 8 साल का होता है ना, इसका नंबर मतलब 200 गुना ज्यादा हो जाता है। वो 100 मिलियन से इंक्रीज होके जब बच्चा 8 साल का होता है, तो एलोविलाई का जो नंबर होता है ना, वो 300 मिलियन तक पहुंच जाता है। 300 मिलियन, दैट इज द एक्यूरेट नंबर that is present into your lungs that is required for an adult to gaseous exchange। तो जब बच्चा पैदा हुआ 100 मिलियन है, जैसे ही वो हमारे पास 7-8 साल का हुआ 300 मिलियन है। अब ये 100 से 300 कैसे बने हैं, ये आपके पास ये सेप्टा की बेस से बनते हैं, कि जो एक एलोविलाई है
उसके दरमियान में सेप्टा बनता है, फिर हमारे पास 1 से 2 बन जाते हैं। तो इस तरह ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। इस तरह आप नोटिस करो कि आपका जो पूरा रिस्पायरेटरी ट्री था, जिसको मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ आपके लिए। रिस्पायरेटरी जो हमारा पूरा ट्री है, रिस्पायरेटरी ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ था सर? लंग बर्ड। लंग बर्ड, लंग बर्ड से क्या बना था? ब्रोंकाई, ब्रोंकियल बर्ड था जो। अब इससे क्या बना था सर? यहाँ से फिर आगे फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी ट्रेकिया की। ट्रेकिया से क्या बनता है? प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी से क्या बनता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी से क्या बनता है? टर्शरी। ये सारे ब्रोंकाई हैं, ठीक है, लार्ज स्ट्रक्चर। टर्शरी के बाद फिर बनता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब यहाँ पर छोटे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जो हमारे पास सूडोग्लैंडुलर फेज के अंदर था, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जब हमारे पास कैनालिकुलर फेज स्टार्ट होती है, तो बनते हैं रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जो गैसेस एक्सचेंज करवा सकते हैं, जिनके अंदर स्क्यूमस सेल्स बनते हैं, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है बच्चों। अब रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से आगे क्या बनता है? एलोविलाई। और एलोविलाई की 2 फेजेस होती हैं, एलोविलर डक्ट एंड एलोविलाई सैक। ठीक है। अब एलोविलर सैक के अंदर होते हैं 2 टाइप्स के सेल्स। एक होते हैं हमारे पास सर निमोसाइट टाइप 1, और दूसरे हमारे पास होते हैं निमोसाइट टाइप 2। ठीक है, निमोसाइट टाइप 1, निमोसाइट टाइप 2। ठीक है बच्चों। तो इस तरह आपका जो पूरा रिस्पायरेटरी ट्री था, आपके पूरे जो लंग्स की फॉर्मेशन थी, वो यहाँ पर क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। जो हमने ऊपर ट्रेकिया से स्टार्ट किया था, और लास्ट का जो बेसिक यूनिट है आपके लंग्स का, पता है आपके लंग का बेसिक यूनिट क्या है जी? आपके लंग्स का बेसिक यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जी, वो आपकी एलोविलाई है। और एलोविलाई में क्या क्या चीजें होती हैं जी? एलोविलाई कंप्लीट नाम क्या है? हाँ जी, एलोविलर डक्ट और एलोविलर सैक। और एलोविलर सैक के अंदर कितनी टाइप के सेल्स होते हैं सर? 2 टाइप्स के, टाइप 1 निमोसाइट, टाइप 2। और जो टाइप 2 होता है, जो क्यूबोइडल इन शेप होता है, वो सरफेक्टेंट बनाता है। जो हमारे पास स्क्यूमस सेल्स होते हैं, जो टाइप 1 होती है, वो गैसेस एक्सचेंज में आपको हेल्प करती है। ठीक है। अब वहाँ पे जो आपकी बुक है, हम वहां से हम रीड कर लेते हैं। इंशाल्लाह में 5 से 7 मिनट लगेंगे, आपका टॉपिक यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा। देखो बच्चों, आपके पास फर्स्ट एड कहती है कि लंग डेवलपमेंट होती है अक्कर इन 5 स्टेजेस। जो मैंने 5 स्टेजेस आपके पास डिस्कस कर लिए हैं। बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ द लंग बड। सबसे पहले लंग बड स्टार्ट होता है, और लंग बड के बाद डेविएशन होती है हमारे पास आगे किस फेज के अंदर? वो डेविएशन होती है आगे ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक है। और इसकी जो फॉर्मेशन वो किस वीक में स्टार्ट होती है? 4th वीक के अंदर। फिर आगे आती है सर 5 फेजेस, जिनको हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया है। सबसे पहले आपके पास आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट होती है कहाँ से? वीक 4 से लेकर 7 तक। इसके अंदर क्या क्या होता है? लंग बड, ट्रेकिया, ब्रोंकियल बड, ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई तक स्ट्रक्चर बना था। और उन्होंने कहा है कि अगर इनमें कोई एरर क्रिएट होगा, तो पैथोलॉजी क्या आ सकती है? ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। ठीक है बच्चों। आगे आते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 कौन सी है? सूडो ग्लैंडुलर, जो कि 16 वीक्स, यहाँ पे 17 लिखा हुआ, 16 वीक्स तक हमारे पास रहती है। ठीक है, 16 से 17। अब इसके अंदर क्या हुआ है? आपने मेन चीज याद रखनी सर, यहाँ पर होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की फॉर्मेशन। ठीक है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो कैपिलरीज है ना, मतलब मोडस नेटवर्क उनका ना कहते हैं बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कंप्लीट जो कैपिलरी ना, वो कैनालिकुलर फेज में होती है। यहाँ पर उसने कहा कि रिस्पायरेशन इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती, बच्चा कंपैटिबल नहीं है लाइफ के साथ। क्यों नहीं है? क्योंकि रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स रिस्पायर नहीं करते, गैसेस एक्सचेंज नहीं करते। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट फेज, दैट इज द कैनालिकुलर, जो 16 से लेकर 25th वीक तक चलती है। और इस फेज के दौरान रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, यहाँ पर एलोव्यूलर डक्ट्स बनती हैं, एंड यहाँ पर आएंगे प्रोमिनेंट कैपिलरीज। ये वर्ड यूज करना आपने, प्रोमिनेंट की, जो आपको क्लियर नजर आ रही होगी। ठीक है बच्चों। और इसके साथ क्या है कि 20th वीक के अंदर कैनालिकुलर फेज के अंदर निमोसाइट्स बनते हैं। 25th वीक के अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है सर? जो सरफेक्टेंट है, इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर 25th वीक के अंदर है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने लिखना है। आगे आती है सेक्युलर। सेक्युलर फेज जो कि बर्थ तक चलती है। इसके अंदर क्या बनता है सर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एल्वियुलर डक्ट्स एंड एल्वियुलर सैक्स। ये देखो सैक्स लिखो। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है हमारे पास। और उसके बाद सबसे लास्ट आ जाती है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द एल्वियुलर स्टेज। और एल्वियुलर स्टेज के अंदर क्या बनती है? आपका एडल्ट एलोविलाई, मतलब कि जो मेच्योर एलोविलाई होता है। मेच्योर एलोविलाई की फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही होती है सर? मेच्योर एलोविलाई की फेज फॉर्मेशन एलोविलर स्टेज के अंदर होती है। और एलोविलाई कब तक मेच्योर होते रहते हैं? 8 साल के बच्चे तक के अंदर एलोविलाई मेच्योर होते रहते हैं। स्टार्ट के अंदर नंबर कितना होता है जब बच्चा पैदा होता है? 100 मिलियन एलोविलाई होते हैं। और जब बच्चा 8 साल का होता है, तो इसका नंबर हो जाता है 3
100 मिलियन एलोविलाई हो जाते हैं जब बच्चा 8 साल का होता है, ठीक है, इसका मतलब है। और किस प्रोसीजर के जरिए होते हैं बच्चों, वो होती है सेप्टम फॉर्मेशन। जैसे हमने कहा था ना कि अगर ये एलोविलाई तो इसके दरमियान में सेप्टा बनेगा, और फिर वो सेप्टा क्या करेगा, 1 को 2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये जो बात डॉक्टर ने पूछी थी, आगे किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है, इन यूट्रो, देखो जब बच्चा यूट्रस में होता है, माँ के पेट के अंदर होता है, ब्रीथिंग अकर्स वाया एस्पायरेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। वहां तक जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो वो कह रहा है कि उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर, और इस एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से क्या होता है, जो पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस होती है वो ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया भी था जब हम सीवीएस पढ़ रहे थे ना, तो मैंने बताया था जब मैंने आपको फिटल सर्कुलेशन करवाई थी कि बच्चों फिटल सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड है वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ क्यों नहीं जाता, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो कोलैप्स होती हैं। क्योंकि मुझे बता सकते हैं वैसे पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो कोलैप्स क्यों होती हैं, वो कंस्ट्रिक्टेड क्यों होती हैं बच्चे की? जी स्टूडेंट्स। सर हाइपोक्सिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन रहता है वहाँ पे ड्यूरिंग ऑक्सीजन Well, डिक्रीज होती है, इसकी वजह से जी वेजो जी कंस्ट्रिक्शन होती है। एग्जैक्टली कि सर, क्योंकि जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वहां पर ऑक्सीजन कम होती है। तो बच्चों जब भी पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन होती है, हाइपोक्सिया होता है, इस्कीमिया होता है ना, तो आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो वेसोकंस्ट्रिक्ट करती हैं, वहां पर वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो आपका जो ब्लड होता है वो लंग्स की तरफ नहीं जाता होता, इसलिए जो आपकी फिटल सर्कुलेशन रहती है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। और जैसे ही आपके पास जो बॉडी की दूसरी आर्टरीज है, अगर वहां पर स्कीमिया हो तो उसकी वजह से वेसोडायलेशन होती है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज में वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब जैसे देखो एट बर्थ, जैसे बच्चा पैदा हुआ, एयर रिप्लेसिस फ्लूइड, कि वो जो एमनियोटिक एलोविलाई के अंदर, ये देखो ये इस एलोविलाई के अंदर ये जो फ्लूइड पड़ा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड पड़ा हुआ है बच्चों, इस एमनियोटिक फ्लूइड इंशाल्लाह मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगा। इस एमनियोटिक फ्लूइड के बड़े काम, ये जो आपके लंग्स मैच्योर होते हैं ना, उसकी मैच्योरेशन के अंदर भी एमनियोटिक फ्लूइड इन्वॉल्व होते हैं। इसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, जो आपके लंग्स, जो आपकी एसोफेगस, जो आपका स्टमक, जो आपके इंटेस्टाइन यूज करते हैं, और ये मैच्योर होते हैं। अगर किसी बच्चे में एमनियोटिक फ्लूइड कम है ना, उसके लंग्स भी मैच्योर नहीं होते, उसकी एसोफेगस मतलब जीआईटी ट्रैक्ट भी मैच्योर नहीं होता। आपको पता है ना, जैसे बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो वो अपने पेशाब को खुद ही पीता रहता है, जैसे हम कहते हैं यूरिन इनटेक, और वो जो उसका यूरिन होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो वो फिर उसी एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करता है, इनगल्फ करते हैं, और इनगल्फ करके जो अपने लंग्स और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन यहाँ मैच्योरेशन करवाता है। तो अगर किसी बच्चे में ओलिगोहाइड्रेमनी हो जाए, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड कम है, उसके लंग्स भी कोलैप्स कर जाते हैं। दैट इज एन अदर रीजन ऑफ एनआरडीएस, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर। तो देखें डॉक्टर साहब, एयर रिप्लेसिस फ्लूइड, डिक्रीज पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस, मतलब फ्लूइड कम होगा, आपके पास रेजिस्टेंस कम होगी, बच्चा क्राई करेगा, जो एयर है वो लंग्स में जाएगी, और लंग्स में जाने के बाद जो ऑक्सीजन होगी वो पल्मोनरी आर्टरीज तक जाएगी, पल्मोनरी आर्टरीज को ऑक्सीजन मिलेगी, वो डायलेट करेंगी, जब वो डायलेट करेंगी राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरीज, तो पल्मोनरी आर्टरीज से जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो आपके लंग्स की तरफ जाना शुरू हो जाती है। जब ब्लड आपके लंग्स की तरफ जाता है, ऊपर से एयर आपके लंग्स के अंदर आ रही है, देयर इज अ गैसियस एक्सचेंज एंड दैट deoxygenated blood converted into oxygenated blood and comes back to the left atrium, left ventricle, and at the end all your body gets the oxygenated blood, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपके पास जो एम्ब्रियोलॉजी थी, इसकी लंग्स थी, वो हमने स्टार्ट की थी। मैं 2-3 मिनट्स के अंदर इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ बच्चों। सबसे पहले जम्स लेयर आपने याद रखनी है, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, उसकी फिर कन्वर्जन हो जाती है किसके अंदर सर, 3 लेयर्स के अंदर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, दैट इज कॉल्ड द गैस्ट्रोलेशन, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 लेयर्स हैं वो एंडोडर्म, मेसोडर्म याद रखनी है, जो आपकी लंग्स की फॉर्मेशन करवाती हैं। लंग्स की जो इंटरनल लाइनिंग्स हैं, जो अंदर वाली दीवारें होंगी, वो आपके पास एंडोडर्म बनाएगी, जो बाहर वाले ग्लैंड्स होंगे या जो पैरेन्काइमा होगा उसकी फॉर्मेशन आपका स्प्लैंक्निक लेयर ऑफ मेसोडर्म करवाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने स्टेजेस को स्टार्ट किया। एम्ब्रियोनिक स्टेज आपने याद रखनी है, सूडोग्लैंडुलर स्टेज याद रखनी है। पहली 2 स्टेजेस के अंदर अगर बच्चा पैदा होता है वो सर्वाइव नहीं करेगा। जब वो बच्चा कैनालिकुलर फेज में पैदा होता है तो वो सर्वाइव कर सकता है, इवन दो ये बच्चा कुछ दिन तक ही सर्वाइव करता है, अगर डिपेंड करता है वो किस वीक के अंदर पैदा हो रहा है, ठीक है। अगर 21st वीक के अंदर पैदा होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर सर्वाइव कर जाता है, लेकिन 20 वीक से पहले भी थोड़े कुछ घंटों तक वो बच्चा सर्वाइव करता है, लेकिन ज्यादा देर तक वो सर्वाइव नहीं करता क्योंकि उसके अंदर सर्फेक्टेंट कंप्लीटली अभी स्टार्ट भी नहीं होती फॉर्मेशन।
उसके बाद आते हैं सेक्युलर, जिसके अंदर सैक बनेगी, एलोविलर सैक, एलोविलर है, एलोविलाई मेच्योर होगा, 100 से 300 बनेगा, और जब 100 से 300 बनेगा, there is a complete gaseous exchange into your blood and your body gets the oxygenated blood. So that's all about today's lecture. If you have any question, you can ask. See you in next lecture. Okay ji, Allah Hafiz.